नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट यानी शिक्षक भर्ती जो सेकंड ग्रेड होने वाली है, वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती होने वाली है, उसका पेपर टेस्ट यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे पेपर होगा, उसका मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर रहेगा हमारा 6 नंबर दोस्तों। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर देख लिए हैं। हमारा वैसे तो टारगेट 20 मॉडल पेपर है, लेकिन जब तक एग्जाम तब तक हमारे मॉडल पेपर चलते रहेंगे दोस्तों। जो भी साथी पेपर टेस्ट की संपूर्ण तैयारी 20 से 25 दिन में करना चाहते हैं, वो नोट्स है उनसे कर सकते हैं। वो दिए गए हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में दोस्तों। तो ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्लासे पेपर टेस्ट की संपूर्ण लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट के अंदर। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर सभी क्लासें हैं जो आपको मिल जाएगी, वहां से अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी प्रकार की जानकारी या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला काम आप सभी से, पहला काम यह है कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं कौन कौन साथी आज की क्लास को शेयर करता है। पहला क्वेश्चन, पर्याप्त समय आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, इस वजह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देते रहना है। बोराट का पठार यहां अवस्थित है। कहां अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों। तो बता दीजिए ये कहां पर है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई बोराट के पठार की है, वो है 1225 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, जो बन सकता है सीधा क्वेश्चन। कहां पर है बोराट का पठार? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और उसकी सहायक नदी दी गई है। माई जाकम, लूनी सूकड़ी, बनास मेज, चंबल पार्वती। बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। माही की जाखम, लूनी की सूकड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, जवाई। बनास की मेज नहीं है दोस्तों। बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं तो बेड़च, मेनाल, चंद्रभागा, कोटारी, मानसी, मोरेल ये है। और चंबल की पार्वती। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका क्या हो गया मित्रों? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय या काराकोरम। यह भी बहुत सिंपल है, सबको पता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मुझे जल क्षेत्र, मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, कौन सी है? अरावली जल श्रेणी। कौन सी है? अरावली जल श्रेणी है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया दोस्तों? धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। यहां पे आपको बता दूं, सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान के अंदर जो दर्ज किया गया था वो डूंगरपुर में दर्ज किया गया था। सबसे कम आपको बताना है। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना था? 994 दोस्तों। अब यहां पे बात हो रही है सबसे कम लिंगानुपात की। सबसे कम लिंगानुपात वैसे राजस्थान का 928 और सबसे कम है वो है आपके धौलपुर का। धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? कितना है दोस्तों सबसे कम? 846 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1995, 96, 2001, 2, 1992, 93 या 2007 में दोस्तों। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में हरियाली बिछाने के लिए जापान के सहयोग से अरावली वृक्षारोपण परियोजना है जो राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई थी। अलवर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़, इनके अंदर। और ये
जो परियोजना है आपकी, ये शुरू कब की गई? ये शुरू की गई थी 1992-93 में। एग्जैक्ट डेट बता दूं आपको मैं, तो 1 अप्रैल 1992 में। और समाप्त कब की गई? ये समाप्त हुई थी 31 मार्च 2000 को, 31 मार्च 2000 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सबको दिखाई दे रहा है, खाद्य तेल, खांडसारी, पापड़ भुजिया, सीमेंट। इनमें से कौन सा है जो कृषि पर है? कृषि आधारित मतलब कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाद्य तेल है, खांडसारी है, पापड़ भुजिया, लेकिन सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? दोस्तों यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। 1987-88, 2000-2001, 2000-2003, 2009, 2010। राजस्थान में 90% से अधिक गांव है जो किस कृषिगत वर्ष के अंदर अप्रत्याशित अकाल या सूखे से पीड़ित हुए? दोस्तों वो वर्ष आपको बताना है, कौन सा वर्ष है। पर्याप्त समय आपको मिल रहा है और 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे, और 100 क्वेश्चन जो आपके पेपर में भी 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और कुल अंक रहेंगे 200 अंक दोस्तों इनका। अंत में आपको 100 में से आप कितने सही अटेंड करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष जिसमें अप्रत्याशित अकाल या सूखे प्रभावित रहे, वो है आपका 2002-2003 दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रचलित है? ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा? वालर लोक नृत्य किस जनजाति के अंदर प्रचलित है? जो वालर नृत्य है ना, ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। नृत्य का जो प्रारंभ होता है वो पुरुष छाता या तलवार हाथ में लेकर करता है इसका। और ये वालर जो लोक नृत्य है यह आपके ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। किसमें है? ग्रासिया जनजाति के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है? अलवर, जालोर, करौली, बीकानेर। डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर दोस्तों? 2 जगह प्रारंभ किया गया है। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ये तो है आपका बीकानेर के अंदर, समझे आप। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है आपका कि डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ये कहां पर है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ना आपके लिए। देखिए यहां पे परिवर्तन क्या हुआ है, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर में, जबकि डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये आपका बस्सी जयपुर में। कहां पर है? बस्सी जयपुर के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, जो कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन, जयपुर, जैसलमेर, टोंक या बारा? बता दीजिए दोस्तों। दुल्ले राय ने जिसका निर्माण करवाया था 1150 ईस्वी के अंदर। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है, कछावा राजवंश की ये प्रथम राजधानी थी। तो कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों, जयपुर जिले में ये। क्वेश्चन नंबर 11, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? बताइए दोस्तों, घूमर नृत्य का आयोजन कौन से त्योहार पर किया जाता है दोस्तों? किस दिन? गणगौर त्योहार पर। अब बताइए गणगौर कब मनाया जाता है त्योहार? किस दिन? चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन। अब देखिए इसी दिन शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का जो ये त्योहार है ना आपका गणगौर, इसको शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गणगौर की सवारी इस दिन निकाली जाती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से।
दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप से किया जाता है? गेर, घूमर, गौरी या गरबा? बताइए दोस्तों। ये धार्मिक नृत्य है। भाद्रपद माह से लेकर आश्विन शुक्ला एकादशी तक इसका मंचन किया जाता है। और यह है आपका गौरी, या इसको राई भी कहते हैं, गौरी या राई दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या बेराट? बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये कौन सी है? बेराट सभ्यता, जयपुर वाली दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस प्रतिहार शासक ने की थी? बताइए दोस्तों। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने की थी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। 150 वर्षों तक चलता है त्रिपक्षीय संघर्ष ये, जिसकी शुरुआत है वो कन्नौज पर अधिकार को लेकर होती है, जिसके अंदर शुरुआत करते हैं वत्सराज। कौन करते हैं? वत्सराज। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार था? बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र, मंडन, सोमेश्वर या लोलाक? बिजोलिया लेख 1169 ईस्वी के अंदर उत्कीर्ण है, जो सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण हुआ है दोस्तों। इसका प्रशस्तिकार कौन था, यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से बना है, यहां पे लोलाक नाम में आया ना। देखिए पहले बात तो प्रशस्तिकार तो था गुणभद्र। अब बात कर लेते हैं लोलाक की। जो ये अभिलेख है ना, इसकी स्थापना जैन श्रावक लोलाक के द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति के अंदर करवाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को सुमेलित कीजिए वह कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। रचना और लेखक दिए गए हैं, यानी ग्रंथ और उनके लेखक आपको दिए गए हैं। आपको करना है, सबसे पहले दिया है वो दिया है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी थे दोस्तों। हमीर रासो के लेखक जोधराज थे। हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर। और बचा है हमी नारायण, इसके लेखक थे व्यास भावंड दोस्तों। 4 3 2 1 डी ऑप्शन, यहां पे आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से महाराजा राज सिंह के बारे में कौन से कथन सत्य है, वो आपको बताना है। पहला, राज सिंह ने अपने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की। दुष्काल पीड़ितों की सहायतार्थ राजसमंद झील का निर्माण करवाया। वहां राज प्रशस्ति स्थापित की। वह उदयपुर में जनासागर तालाब का निर्माण करवाया। उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया। राज सिंह का औरंगजेब के साथ चारुमती को लेकर विवाद हुआ। चारुमती किशनगढ़ वाली। राज सिंह के समय शाहजहां ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए हेतु सादुल्ला खां वजीर को भेजा। यहां पे पांचों के पांचों कथन सही है मित्रों, पांचों के पांचों सही है। तो आपका सही कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के बारे में कौन से कथन सही है, वो आपको यहां पर कमेंट करके बताने। महाराणा प्रताप के बारे में, पहला, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और पड़ाव गोगुंदा में डाला था दोस्तों। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, तो पहला सही है यहां पे। दूसरा पे चलती है। दूसरा देखिए, प्रताप की अरावल सेना का नेतृत्व हमीर खां सूरी ने किया था। यह महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। यह भी सही है। प्रताप ने 1585 में अपनी अंतिम राजधानी किसको बनाया था? चावंड को बनाया था दोस्तों। यह भी सही है आपका, यह भी सही है ना, यह भी सही। अब देखिए एक क्वेश्चन, हरावल सेना का तो हकीम खां सूरी कर रहे हैं,
लेकिन चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राणा पुंजा भील व चारण जेता ने दोस्तों। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? चलिए प्रजामंडल की बात है तो आराम से देखते हैं। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। पहली बात, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की? 1938 में। समझ गए? 1941 नवंबर के अंदर प्रथम अधिवेशन होता है, माणिक्यलाल वर्मा उसकी अध्यक्षता करते। दूसरा, इस अधिवेशन का उद्घाटन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। यह भी सही है, यह भी सही है। अब तीसरा, उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होता है। यह भी आपका सही है, तीनों सही है। यहां पे एबीसी सही है, मतलब उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख के अंदर कोटा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, नसीराबाद, ब्यावर, कोटा, अहुआ प्रमुख के अंदर पूछे इनमें से बताइए दोस्तों। देखिए कोटा है लेकिन भरतपुर नहीं है, प्रमुख के अंदर नहीं है भरतपुर। जयपुर नहीं है, जोधपुर नहीं है प्रमुख के अंदर। जोधपुर का अहुआ है तो अहुआ हमें नीचे दिए गया है तो हम जोधपुर को नहीं मानेंगे, जयपुर हुआ ही नहीं। नसीराबाद में हुआ लेकिन ब्यावर में उतना नहीं हुआ। तो कोटा में भी हुआ और अहुआ में वो भी हुआ। कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? मेहराब खान ने। अच्छा क्वेश्चन है। लाला जेदयाल ने, ये क्वेश्चन बन सकता है। अहुआ के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह पंचावत ने, यही कि इन्होंने किया दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई। देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनकी अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा है इसका गठन किया गया था। उद्देश्य था राजपूतों की वैवाहिक समस्याएं हैं उनको सुलझाना। इसका कब स्थापना की गई देश हितैषणी सभा की? कब की गई दोस्तों? तो 1877 मैंने बता ही दिया, तो 2 जुलाई 1877 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को हुई थी। 22 दिसंबर 1953 को दोस्तों। फजल अली की अध्यक्षता में इसको है जो गठन इसका किया गया था। अब देखिए मित्रों, इसके अंदर कौन कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे, शंकर राव देव नहीं थे, हरदेनाथ कुंजरू थे, के एम पनीकर थे। तो यहां पे आपका शंकर राव देव, ये अलग समिति थी, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक पगड़ी का प्रचलन मेवाड़ में नहीं था? उदयशाही, अमरशाही, राजशाही या अरसीशाही? बताइए दोस्तों। उदयशाही, अमरशाही, राजाशाही, अरसीशाही? राजाशाही, ये जयपुर की पगड़ी है, उदयपुर की नहीं है। कैसी, कहां की है? जयपुर की। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर क्षेत्र का है? खारी नृत्य, झांझी नृत्य, लुम्बर नृत्य, डांडिया नृत्य? बताइए दोस्तों। वैसे ढोल नृत्य भी जालोर का ही है ना, लेकिन यहां पे ढोल का नाम नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? ढोल और चंग वाद्य यंत्र इस नृत्य में काम में लिया जाता है, और यह है आपका लुम्बर नृत्य। मित्रों जो लुम्बर नृत्य है ना, जो लुम्बर नृत्य है आपका, इससे रिलेटेड चीज ये है कि यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है सामूहिक रूप से। दूसरी बात यहां पर आपको क्या दिया गया है? खारी नृत्य। कहां का है खारी नृत्य? मेवात का। कहां का है? मेवात का। झांझी और डांडिया, झांझी व डांडिया मारवाड़ का। सी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 25, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। मानसिंह द्वारा, बारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा? जो शीला देवी की मूर्ति है यह लाई गई थी पूर्वी बंगाल के राजा केदार से दोस्तों।
शिला देवी, कच्छावा वंश की आराध्य देवी, समझे आप। और निर्माण करवाया था मान सिंह द्वारा, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथ द्वारा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास, इसके अलावा और भी है। और के अंदर देखिए अमीरचंद है, भंवरलाल है, नानक राम है, बदन सिंह है, सूरजमल है, धन्ना है, छोटू है, निहाल चंद है। निहाल चंद का नाम आते ही सभी को पता चल गया, किशनगढ़ शैली, ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 27, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़, बताइए दोस्तों। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़ क्षेत्र। इनका जन्म भी उदयपुर क्षेत्र में ही हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। राम रणजाट यानी साहित्य कार्य और लेखक दिए गए हैं। लेल्टास, पगफेरा, मणिमधुकर, सूर्यमल मिश्रण और कन्हैया लाल सेहटिया, बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहां पे सबसे पहले हम देखिए, राम रणजाट कन्हैयालाल सेठिया की है। क्या सही है कि मित्रों? राम रणजाट कन्हैयालाल सेठिया की है। क्या सही है? नहीं है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण की है। क्या ये सही है? राम रणजाट सही है दोस्तों। अगली है लिल्टास किन की है मित्रों? कन्हैयालाल सेठिया की। और पगफेरा मणिमधुकर की। 2, 3, 1, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू वाला, समदिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। अब बात किसकी कर रहे हैं? एक मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, इनमें से वो कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। देखिए मित्रों, इनमें है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जो गुर्जर प्रतिहार काल का माना जाता है। कुल 5 मंदिर है, जिनमें से 4 मंदिर किनको समर्पित है? भगवान शिव को। एक मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों, याद रखना। सबसे बड़ा यहां पर जो मंदिर है वो सोमेश्वर जी का मंदिर है दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी, बता दीजिए दोस्तों। मराठा भाषा का प्रभाव है मालवी पर। और जो आपकी मालवी है ना, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, इस साइड में बोली जाती है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तन्ना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? कौन सा है? रावणत्ता है, धाप है, अलगोजा है या बपंग है, बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। 9 तार बांधे जाते हैं, उसके अंदर तारों पर दबाव देकर इसको बजाया जाता है, और यह वो आपका वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है ये। इसका प्रारंभिक नाम पूछा है, वो पूछा हमीर रासो के अनुसार, और हमीर रासो के अनुसार बताना है रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथंभपुर या रणथंभपुरा। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। क्या नाम था? रणस्तंभपुर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजरी कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं,
किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? बड़ी तीज, कजली तीज, कजरी तीज, शातुड़ी तीज। महीना आपको बताना है। और इसी दिन बूंदी में मेला भी लगता है, कजली तीज का या बड़ी तीज का या शातुड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है। कौन सा महीना है? भाद्रपद, या भादो, चैत्र, पौष, सावन। कौन सा है? भाद्रपद महीना। ये रहा आपका। किस दिन? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बूंदी में इस दिन मेला भी लगता है दोस्तों। क्वेश्चन 34, निम्न विवरणों पर विचार करें और सही है वो बताइए। चलो कर लेते हैं विवरण। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। और तीसरा है, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। बता दीजिए दोस्तों। पहला है आपका कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। वो 2 योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु हो। तो यहां पे देखिए, व्यवस्थापिका का सदस्य गलत है, नियुक्ति 40 वर्ष गलत है, 35 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए? तो पहला सही है, यहां पे सिर्फ एक, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 35, सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्रियों के नाम, कार्यकाल दिए गए हैं, बताइए। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, उसके बाद वेंकटाचार्य, वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत हैं। तो बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये बन भी सकता है दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। जगन्नाथ पाड़िया, बरकतुल्ला खान, बेरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबा काल 1954 से लेकर 1971 तक। तो कमेंट करके बता दो मित्रों। यहां पर देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। पहले जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया 1980 से 1981 के बीच क्या थे? मुख्यमंत्री थे दोस्तों। बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान 1971 से 1973 के मध्य मुख्यमंत्री थे। बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत 1977 से 1980, 1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998। आ गया समझ में? और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रेगुलर रहते हैं दोस्तों। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 36, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो अवशिष्ट जो वसीयतदार है, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है। वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है दोस्तों। देखिए, है एक मुख्य सचिव, लेकिन वो सभी कार्य करता है जो सचिव नहीं करता। सचिव के ऊपर के स्तर के कार्य वो सभी करता है। मतलब वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं, वो कार्य। जैसे मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, कुछ विभागों में प्रमुख के रूप में भी होता है, विभिन्न स्तरों पर समन्वय का कार्य करता है, आपातकालीन सेवाओं में यह मुख्य भूमिका निभाता है, कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानसभा, किसके समक्ष? राजस्थान लोक सेवा आयोग, आर्टिकल है अनुच्छेद 323 में यह चीज दी गई है। समझ गए? संपूर्ण विवरण है वो किसके सामने प्रकाशित करता है? प्रतिवेदन जो वार्षिक प्रस्तुत करता है, राज्यपाल के समक्ष दोस्तों। क्वेश्चन 38, मानवाधिकार संरक्षण यानी संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप
राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की बात हो रही है, बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये, राज्य मानवाधिकार आयोग प्रावधान कितना है आपको कमेंट करना है। 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य हो गए राज्य मानवाधिकार आयोग में। एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 39, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? कितने महीने? 6 मास, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? यानी जो पंचायतों के लिए गठित किया गया राजस्थान राज्य वित्त आयोग, तो वो बताइए उसका जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद के अंदर उसको डाला गया है, ये आपको बताना है। 4 अनुच्छेद आपको नीचे यहां पर दिए गए हैं। पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब का? 1994 का। तो अनुच्छेद बता दीजिए कौन सा है आपका? सच्चा अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है मित्रों? मतलब ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 41, पशुपालकों के लिए पहले बार तैयार की गई देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना किस शहर के पशुपालकों के लिए घोषित की गई थी? पशुपालकों के लिए पहली बार तैयार की गई देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना किस शहर के पशुपालकों के लिए घोषित की गई थी दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या कोटा? किस शहर के लिए? कोटा शहर के लिए। क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर या जयपुर? कहां पर दोस्तों? जयपुर में, जयपुर के अंदर जवाहर कला के अंदर है ना, वहां पर। अब देखिए मित्रों, बिक्री के आधार पर जो शीर्ष संस्थाएं हैं उनके अंदर यहां पर जो ये आयोजन होता है मेला का, इसमें प्रथम स्थान पर आता है कॉनफेड, द्वितीय स्थान पर आता है तिलम संघ और तृतीय स्थान पर आता है जयपुर डेयरी दोस्तों। क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, उनके अंदर प्रथम स्थान पर भीनमाल, दूसरा स्थान मथानिया, तीसरा स्थान आबू रोड आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरडीटीएम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? बता दीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और ये आयोजन हो गया क्या? नहीं हो गया 24 जुलाई 2022 को, 22 से 24 जुलाई के मध्य। कहां पर? जयपुर के अंदर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1985, 84, 82, 80? राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग की स्थापना, मत्स्य विभाग कहां पर? उदयपुर में। यह तो आ गया आपके सामने। स्थापना कहां पर की गई बता दीजिए दोस्तों, कब की गई? 1982 के अंदर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 45, सकल राज्य मूल्यवर्धन स्तर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? आज हमारी एक क्लास हुई थी 121 क्वेश्चन, वो थे करंट अफेयर्स के, समझे आप? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड रीट सीटी एग्जाम इनके लिए मद्देनजर है। तो वो क्वेश्चनों की क्लास इससे आपका नीचे वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको अटेंड कर लेना सभी साथी। और सही यहां पे जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है 28.85%, बी ऑप्शन, कृषि क्षेत्र का योगदान स्तर मूल्यों पर। क्वेश्चन 46, राजस्थान राज्य डीबीटी
सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री, आरबीआई का क्षेत्रीय निदेशक, राज्य वित्त सचिव या मुख्य सचिव? एक अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य होते हैं इसमें, कुल 12, और इसका अध्यक्ष बनता है मुख्य सचिव। कौन बनता है? मुख्य सचिव दोस्तों, चेयरमैन मुख्य सचिव दोस्तों। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? बताइए दोस्तों। हृदय रोग संस्थान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। शिलान्यास किया गया था 5 अप्रैल 2022 को, और यहां पर ओपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान है वो बनेगी। उसमें जो खर्चा है वो 588 करोड़ का बताया गया है। जिला जयपुर है आपका, ऑप्शन ए सही रहेगा, जयपुर शहर। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का जो ग्राउंड है वहां पर दोस्तों। क्वेश्चन 48, राजस्थान का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र कहां खोला गया है? टेलीमेडिसिन, निःशुल्क टेलीमेडिसिन व आत्मविश्वास केंद्र भरतपुर, दौसा, कोटा या अलवर? सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री है हमारे टीकाराम जूली। उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन। कहां पर? वो आपको बताना है। कब? 10 दिसंबर 2021 को। कहां पर? अलवर के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, वर्तमान में राजस्थान में किस क्रम की औद्योगिक नीति लागू है? 7वीं, 6ठी, 5वीं या 4थी? पहली औद्योगिक नीति कब आई? 24 जून 1978 को। समझिए यहां से। उसके बाद 1978 में, उसके बाद 1991 में, उसके बाद 1994 में, उसके बाद 1998 में, उसके बाद 2019 में। तो कौन सी है? 5वीं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 1 जुलाई 2019 से राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति है वो लागू कर दी गई। क्वेश्चन 50, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? 9, 11, 10, 12? कितना प्रतिशत किया गया है मित्रों? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। 22 सितंबर 2021 मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दी गई। 25 लाख तक का ऋण है, उस पर ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर 9% किया गया है। क्वेश्चन 51, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं? बताइए। 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशु के मध्य, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशु के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशु के मध्य, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशु के मध्य दोस्तों। ये स्थायी पवन है। पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन भी कहा जाता है। गरजता चालीसा के नाम से इसको जानते हैं। और ये आपकी जो चलती है वो चलती है 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। क्वेश्चन 52, एशिया व उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरू मध्य है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को डेविस जलडमरू, मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य? कौन सा है? लगभग 800 किलोमीटर का जो जल फैलाव है उसको ये जोड़ता है जलडमरू, और ये आपका है बेरिंग जलडमरू दोस्तों। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अलास्का और रूस को अलग अलग करता है ये। क्वेश्चन आ रहा है 53, निम्न में से किसको पूर्व में श्रीलंका द्वीप जाना जाता था? मेडागास्कर, बस्मानिया, सिलोन, कैंडी?
बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी पूर्व में श्रीलंका द्वीप को किस नाम से जाना जाता था? थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है ये। निम्न में से किस द्वीप को पूर्व में श्रीलंका द्वीप के नाम से जाना जाता था? वो था सिलोन दोस्तों। सिलोन के बाद 1972 में इसका नाम सिलोन, 1978 के अंदर इसका नाम, सॉरी 1972 में इसका नाम बदला गया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। देखिए मित्रों, सिलोन था पहले, 1972 में इसका जो नाम बदला गया, बाद में लिखा गया लंका। 1978 के अंदर क्या लगा दिया गया? श्री आगे लगा दिया गया और श्रीलंका बन गया। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कानून किस वर्ष बनाया गया? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था 65, 92, 20 या 81? कब? 1981 में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जिन समस्याओं पर विचार किया गया वे थी, कौन सी थी? केवल पर्यावरण से संबंधित, केवल विकास से संबंधित, केवल विश्व तापन और ओजोन छिद्र से संबंधित, पर्यावरण और विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित? 1992 में रियो डी जेनेरियो में होता है पृथ्वी सम्मेलन, जिसके दौरान पर्यावरण एवं विकास पर, पर्यावरण और विकास के विभिन्न पक्षों पर संबंधित जो समस्याएं थी उन पर विचार किया गया था। और इस सम्मेलन को यह भी कहा जाता है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। समझ गए? क्वेश्चन 56, समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है 25 प्रति हजार, 30 प्रति हजार, 35 प्रति हजार, 40 प्रति हजार? देखिए, कहीं पर आपको 30 मिलेगी, कहीं पर आपको 40 मिलेगी। लेकिन मित्रों, अगर हम औसत की बात करते हैं तो वो है 35 प्रति हजार दोस्तों। क्वेश्चन 57, पोलर ईस्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं? गर्म शुष्क हवा, शीत शुष्क हवा, वर्षा ऋतु हवा या स्थानीय हवा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर यह चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। समझे आप? उत्तरी गोलार्ध में तो चलती है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये चलती है। तो पोलर ईस्टर्लीज ये आपकी शीत शुष्क हवा है, ठंडी हवा है। क्वेश्चन आ रहा है 58, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के बीच अंतर किस कारण से उत्पन्न होता है? अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदान, प्रत्यक्ष कर एवं अनुदान, अप्रत्यक्ष कर एवं प्रत्यक्ष कर, केवल अप्रत्यक्ष कर से। देखिए, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय और बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, इनके बीच जो अंतर है वो किस कारण? अप्रत्यक्ष कर व अनुदान से उत्पन्न होता है दोस्तों। क्वेश्चन 59, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में जो महान परिवर्तन आया वह परिवर्तन बताइए। प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों के गवर्नर अधिकारहीन हो गए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में जो महान परिवर्तन आया वो था कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। क्वेश्चन 60, टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लोहा कहां से प्राप्त होता है? बोकारो, नोहा मंडी, रानीगंज या झरिया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, भारत का पहला बड़ा कारखाना है जो लोहे के गर्डर है, रेल का सामान है, कांटेदार तार है, ये सभी बनाता है। बताइए दोस्तों, कहां से प्राप्त होता है? लोहा, हम बात लोहा की कर रहे हैं ना, तो लोहा एक तो है नोहा मंडी, एक जगह और है इसके अलावा, वो है आपकी बादाम पाड़। यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए।
कोयला है ना, ये बोकारो, रानीगंज और जरिया, इन तीनों से कोयला प्राप्त होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कौन सा बिंदु नेहरू की विदेश नीति में समाहित नहीं था? महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहना, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता ले देना, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की निंदा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करना। इनमें से समाहित नहीं था ये, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, यह समाहित नहीं था। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 62 नंबर है, कथन दिए गए, कथन ए कथन बी। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। कथन बी, हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्यवाही होती है। कोर्ट से उत्तर दे, कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। देखिए, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हैं जो आपको पता है हिमालय पर्वत से ही निकलती है, और हिमालय पर्वत से निकलती है वो साल भर चलती है, नित्यवाही नदियां है दोस्तों। क्योंकि जो गर्मी के दिन होते हैं वहां पर बर्फ पिघलता है हिमालय पर, तो नदियां बहती रहती है। मतलब दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 63, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन अनुच्छेद 54, और सही जो उत्तर यहां पे आपका रहने वाला है वो रहने वाला लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, बालकुंड, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। बताइए दोस्तों। कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट, ये तो आपकी किस पर है? नर्मदा पर है। जबकि बालकुंड, ऑप्शन बी यहां पे सही है आपका, ये नहीं है इस पर। बालकुंड है ना, ये है आपके एमपी मध्य प्रदेश में, नदी है बीना, बीना नदी पर है ये। समझ गए? क्वेश्चन 65, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा पूछिए। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे ही दक्षिण पश्चिम देखा राइट कर दिया, तो यहां पे भी थोड़ा सा देख लेना, यहां पर भी थोड़ा सा देख लेना। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये पूर्व। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मलमगिरी, अमरकंटक या गुरु शिखर। सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 770 मीटर औसत ऊंचाई की बात है, ये औसत है आपकी। सबसे ऊंची चोटी है वो आपके सामने है, बता दीजिए कौन सी है? कौन सी है? धूपगढ़ है। ऊंचाई कितनी है मित्रों? 1350 मीटर। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। दूसरी ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक 1066 मीटर। क्वेश्चन 67, हिमालय को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6, 4, 8, 5। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? नाम थे, एक महोदय थे सिडनी बुर्राड महोदय, इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला भाग जिसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय,
पंजाब हिमालय, 4 भागों में बांटा है ना। जो पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज नदी के मध्य है, सिंधु और सतलज के मध्य। दूसरा भाग इन्होंने बताया कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जो आपका सतलज और काली नदी के मध्य है। तीसरा इन्होंने बताया नेपाल, ये काली और तीस्ता नदी के मध्य है। और चौथा इन्होंने जो प्रकार बताया वो बताया इन्होंने असम हिमालय, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। आ गया समझ में यहां पे पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। क्वेश्चन 68, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम वाताग्र चक्रवात, प्रतिचक्रवात, उच्च स्तरीय वायु संचरण। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सौरमंडल के अंदर वायु की उच्च स्तरीय यानी तीव्र प्रवाह वाली जो धारा चलती है उसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो उच्च स्तरीय वायु संचरण है ये, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात कृष्णा, धुआंधार प्रपात नर्मदा। बता दीजिए दोस्तों। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल पर है, जोग प्रपात कौन सी नदी पर है मित्रों? कौन सी पर है? शरावती पर। और भारत का सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। धुआंधार प्रपात आपका नर्मदा पर है। भारत में अधिकांश जलप्रपात है दक्षिण भारत के अंदर मिलेंगे आपको देखने के अंदर, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात माना जाता है दोस्तों, वो है भारतीय जो स्रोत है, आधिकारिक स्रोत उनके अनुसार। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो प्रपात है वो है नोहकाली कही, मेघालय के अंदर है वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। संसद में इनमें से कौन कौन सम्मिलित है? संसद के 3 भाग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा में ही सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति भाग नहीं होता है। 1 2, केवल 1 2, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। समझ में आ गया यहां पे? अगला क्वेश्चन, 1935 में भारत सरकार अधिनियम में प्रत्येक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में पारसियों को स्थान नहीं दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 72, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये तो सबसे सिंपल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा दोस्तों। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 73, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है? अनुच्छेद 40, 41, 42 या 43? यह है आपका अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है दोस्तों। क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 4वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं?
भारत में होता है 52वां संशोधन, जिसके अनुसार 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद है आपका 190 और अनुच्छेद है 191। समझे आप? और इसके द्वारा जोड़ी जाती है 10, और साथ में जोड़ी जाती है 10वीं अनुसूची। समझे आप? अब देखिए 10वीं अनुसूची यहां पे आपकी सही है, लेकिन 2003 के अंदर 91वां जो संविधान संशोधन होता है उसके अनुसार जो 10वीं अनुसूची है इसमें परिवर्तन किया जाता है और दल बदल विरोधी कानून है उसको पास किया जाता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 75, निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सचेत तौर पर संज्ञात्मक नहीं है? स्वरूप में सचेत तौर पर संज्ञात्मक नहीं है दोस्तों। कौन सी? शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। ये रहा एकीकृत न्यायपालिका। क्वेश्चन 76, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? संघ, राज्य, समवर्ती या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची? बताइए। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, कारखाना, समाचार पत्र, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय। क्वेश्चन 77, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 38, 43, 49, 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति आ गई यहां पे, और यह है आपके किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन 78, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? नीति आयोग। और नीति आयोग के द्वारा साथ एक संस्था रहती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवेशन के साथ संयुक्त रूप से यह जारी किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 79, निम्नांकित कथनों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो सही कथन बता दीजिए कौन सा है यहां पे? मेरे को तो यहां पे देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए पहला तो सही है, दूसरा एनएनपी है ना, एनएनपी होता है जिसमें आप क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी होती है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो ये भी सही है यहाँ पे, दोनों सही है। सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 80, जिला उद्योग केंद्रों पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने पूर्ण प्रयास किए जाने का प्रावधान किस उद्योग नीति में किया गया? औद्योगिक नीति 1977 के अंदर। अब शुरू होती है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, और पहला क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का है 81 नंबर। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। ये नहीं है, देखिए ये चीज है ना कर्महीन, जबकि यहां पे कर्मबद्ध हो जाता ना तो ये चारों सही हो जाते। कर्महीन की वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन ए, ये कार्य अभिप्रेरणा का अधिगम में नहीं है। क्वेश्चन 82, विषय आत्मबोध परीक्षण किसने बताया था? विषय आत्मबोध, मॉर्गन व मर्रे, हरमन रोर्सा, आल्पोर्ट, आइजैक। विषय आत्मबोध परीक्षण, नाम अब चल गया TAT। कब? 1938 में। कब? 1938 में। कार्ड 30 कार्ड किसने बताया? मॉर्गन व मर्रे ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बालक के विकास से संबंधित कुछ बातें बता दूं। जैसे पहला आपका यहाँ पे सत्य कथन यही है कि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सतत प्रक्रिया होती है, संगठित प्रक्रिया होती है, विकास पर मूल प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह रहा, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। बालक के चिकित्सा व्यवसाय यानी डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, ऑप्शन सी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं माना जा सकता है? अपने संवेगों को समझना, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, सहानुभूति। संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व यहां पर नहीं है, यह तो है, यह भी है, यह भी है, सहानुभूति नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत और क्रिया प्रसूत क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किनका है? थोरनडाइक का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का। क्षेत्र सिद्धांत लेविन का। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का स्किनर का है ना ये तो। ये आपका व्यवहारवादी पावलोव व्यवहारवादी, स्किनर व्यवहारवादी, कोलर, कोपका, टोलमैन, लेविन, बंडूरा, मास्लो, ये है आपके संज्ञानात्मक। तो ये रहा क्षेत्र सिद्धांत, ये व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन 88, डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रजातीय बुद्धि, सामंगिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, बता दीजिए दोस्तों। डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बता सकते हो इसको। सामंगिक बुद्धि दोस्तों, ये गोलमैन की पुस्तक है सामंगिक बुद्धि वाली। क्वेश्चन 89, एक व्यक्ति की मानसिक आयु है 20 वर्ष। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ये। तो मानसिक आयु दी है 20 यानी MA बराबर 20। आगे दी है तैथिक आयु यानी कि वास्तविक आयु, समझे, 25 × 100 कितनी आई बुद्धि लब्धि? 80। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 90, हल का सिद्धांत है SR सिद्धांत, SS सिद्धांत, दोनों इनमें से कोई नहीं। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कौन सा है? SR सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन 91, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण, आंशिक, विभिन्न या उपयुक्त सभी। गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट का अर्थ देख रहे हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के वैज्ञानिक थे वर्दीमर, कोलर, कोपका ने किया था। गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है या गेस्टाल्ट जो मत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत या मत के अनुसार अगर हम देखते हैं ना मित्रों, तो व्यक्ति किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देखता है। मतलब गेस्टाल्ट का अर्थ क्या हो गया? पूर्ण दोस्तों। क्वेश्चन 92, सीखने के वक्र में कितनी अवस्थाएं होती है?
2 4 3 5। जो सीखने का वक्र होता है ना, उन्नति, अवनति और समान रूप, 3, तो सी ऑप्शन, 3 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन 93, सामाजिक कौशलों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक को कौशल का वर्णन एवं प्रदर्शन करना चाहिए, छोटे बालकों को उचित अभिवादनों का आदान प्रदान करना सिखाना चाहिए, किसी पर विश्वास किया जाए ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। सामाजिक कौशलों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? तीनों भूमिकाएं, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आप ही कमेंट करके बता दो। प्रगति पर गौर करना तथा उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, या ग्रेड्स प्रदान करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा आपको। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपके लिए दोस्तों। निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 95, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए मित्रों। यहां पे बात कर रहे हैं विद्यार्थी की। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी, शिक्षार्थी क्या है? आश्रित चर है विद्यार्थी। तो स्वतंत्र चर कौन है? तीनों से क्वेश्चन तो बनकर आ सकता है ना। और मध्यस्थ चर याद रखना, आश्रित चर विद्यार्थी है, शिक्षक स्वतंत्र चर है, और मध्यस्थ चर है पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन 96, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है, मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, इनकी अमूर्त बुद्धि क्या होती है? कमजोर होती है। समझे आप? तो उनकी रचना कार्य करेगी कार्यों को मूर्त रूप से समझने में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 97, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? 3 से 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? देखिए 6 से 12 वर्ष यानी कौन सी अवस्था? बाल, आपकी बाल्यकाल, इसको हम बाल्यकाल कहते हैं ना। तो यहां पर जो बालक का मस्तिष्क, जो सिर है, उसका संपूर्ण विकास होता है। दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां हैं, ये पूर्ण विकसित किस अवस्था में होती है? ये होती है 8 से 9 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में। क्वेश्चन 98, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी, नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। देखिए बात किसकी करें? बहिर्मुखी विद्यार्थी है। जो अंतर्मुखी विद्यार्थी है उससे किस विशेषता में भिन्न है? बहिर्मुखी यानी बोलने वाला, अंतर्मुखी यानी अंदर ही रखने वाला, मतलब मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है बहिर्मुखी विद्यार्थी, इसमें अलग होता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 99, मानव विकास की पहली अवस्था सबको पता है। अब सीधा पढ़ते ही आप शेषवावस्था मत कर देना, नीचे गर्भावस्था भी है, समझे यहां पे। और ये लीजिए आपका 100 नंबर प्रश्न, और कमेंट कर दीजिए, देखते हैं 100 में से आपने कितने अंक यहां पर प्राप्त किए हैं। देखते हैं सभी साथियों को। और जो साथी अभी तक शेयर नहीं कर पाए, शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके पास है उन साधनों पर, कम से कम 5 मित्रों तक। निम्न में से कौन सी अभिवर्ती मापन की विधि है? मुक्त प्रतिक्रिया, मुक्त राय, भूल सुधार, या उपयुक्त सभी। किसी व्यक्ति की अभिवर्ती मापने की बहुत सारी विधियां होती है, जिनमें देखिए मुक्त प्रतिक्रिया है, मुक्त राय है, भूल सुधार है, आत्मकथ्य है, दैनिक डायरी है, वर्ग क्रम मापनीय है, साक्षात्कार है, आकस्मिक अभिलेख है। तो ये तीनों ही है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले काम, इंस्टाग्राम आईडी यहां पर है, जाइए, कोई भी जानकारी लेनी है या मेरे साथ जुड़ना है तो वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए कमेंट करके बता दीजिए।
5 मित्रों तक, कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कीजिए। क्लास कैसी, आज का टेस्ट कैसा आपको लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय अगले टेस्ट के साथ।